हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाय ब्लूम विद शैज़ा। आज हम क्लास 11th चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसकी एनसीईआरटी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये एक एलेबोरेटेड नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर्स का, यानी कि जो फिलामेंट्स बनी होती हैं वो प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं और ऐसे करके कलेक्टिवली इन्हें क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन का नाम दिया गया है। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape. अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को एक उसका ढांचा प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, और कुछ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं एक सेल के। जैसे ये है, सेंटर में आ गया सेंट्रल शीट, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डबलेट प्रेजेंट है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सेंटर में प्रेजेंट है, इंटर डबलेट ब्रिज है, दो डबलेट्स के बीच में ये ब्रिज जो प्रेजेंट है वो इंटर डबलेट ब्रिज है। रेडियल स्पोक्स है जो ऐसे करके डबलेट से ऐसे करके बाहर को निकला है सेंटर की तरफ, ये रेडियल स्पोक है। सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया सिंगुलरली इसको सीलियम कहते हैं, और फ्लैजेला जिसे फ्लैजेलम कहते हैं सिंगुलरली, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये इस तरीके से फ्लैजेला निकला होगा, या सीलिया इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के बाहर बाहर निकले होते हैं। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ओर्स की तरह काम करते हैं। ओर्स होते हैं लाइक एक कश्ती होती है ना, तो उसको चलाने के लिए वो जो वुडन का डंडा सा आता है, तो ये ओर्स की तरह काम करते हैं। अब जब हम एक बोट को चलाते हैं तो कैसे करते हैं? ओर की हेल्प से हम पानी को पीछे को खींचते हैं और बोट जो है वो आगे को जाती है। सिमिलरली सीलिया भी ऐसा काम करते हैं, ये अपने अपने मूवमेंट से सेल को मूव कराती हैं। या तो ये अपने मूवमेंट से सेल को मूव करा देंगी, या फिर फ्लूइड को मूव कराएंगी। मतलब इनडायरेक्टली ये उसको ही मूव करा रही हैं। और जो है वो भी तो पीछे पानी को धक्का मारता है, तो जो बोट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे आ जाती है। सिमिलरली ये ओर्स की तरह काम करता है। फ्लैजेला जो हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के मूवमेंट के लिए। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. होता तो प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, पर ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट होता है। The electron microscopic study of cilium and flagellum show that they are covered with plasma membrane. Their core is called as axoneme. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से ऐसे बाहर निकला होता है ना, तो ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। और इसकी जो एक प्रॉपर कोर होती है, लाइक ऐसे एक कोर है, इसमें सारा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका इंटरनल, तो इसे हम कहते हैं एक्सोनियम। possess a number of microtubules running parallel to the long axis. पैरेलल, इसमें छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। The axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. तो इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होता है ये वाला पेयर, इस तरीके से पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और सेंटर में भी एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। Such arrangement of axonemal microtubules is referred to as 9+2 array. अब ये 9+2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए, और ये +2 जो सेंटर में है, तो ये हो गया 9+2 अरेंजमेंट। The central tubules are connected to the bridges, also enclosed by the central sheet. सेंट्रल शीट आपने देखी थी, सेंटर में यहाँ प्रेजेंट थी,
which are connected to one of the tubules, each peripheral doublet called as radial spokes. Radial spokes ऐसे करके क्या करते हैं, ये central sheet के साथ connect करते हैं. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from the centrio-like structure called as basal body. अब बेसल बॉडी क्या होती है, यहाँ से जैसे सेल मेम्ब्रेन को फाड़ करके ये बाहर निकला, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, बेसल बॉडी है एक फ्लैजेला की. तो ये वहीं से सीलियम और फ्लैजेलम जो है वो वहीं से ऐसे करके बाहर निकले हैं. तो इनके जो जहाँ से बाहर निकले हैं उस साइड को क्या कह देते हैं हम, बेसल बॉडी कह देते हैं. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. सेंट्रोसोम्स ऑर्गेनेली है यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स. इस तरीके के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स. और ये 2 स्ट्रक्चर्स को मिला के ही सेंट्रोसोम बनता है. दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स. इस तरीके से ये जैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे पेरीसेंट्रियोलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. Both centrioles and centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like a cartwheel. Cartwheel type organization present होती है. इस तरीके से centrioles जो हैं वो perpendicularly lie करते हैं, और यहाँ पे आ जाती है pericentriolar space, और ये जो कि visual representation देती है एक cartwheel के जैसी. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers of tubulin protein. इनमें tubulin protein present होता है, उनका ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है. जैसे कि हमने देखा था कि फ्लैजेला की स्ट्रक्चर में डबलेट प्रेजेंट था, वही इनमें ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ऐसे करके ये पे ट्रिपलेट का हो गया, ये ट्रिपलेट्स हो गए इस तरीके से. The adjacent triplets are also linked. जैसे फ्लैजेला में लिंक्ड थे वाया इंटर डबलेट लिंक, वैसे ही यहाँ पर भी लिंक्ड होते हैं वाया इंटर ट्रिपलेट ब्रिज. उनमें इंटर डबलेट लिंक था, इनमें इंटर ट्रिपलेट लिंक है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस कॉल्ड एज हब. उसमें सेंटर में आपके वहाँ पर प्रेजेंट था, ऐसे करके 2 वो प्रेजेंट थे ना, पर इसमें एक सेंटर में हब प्रेजेंट होता है, विच कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरी ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स. इसमें से भी जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो जाके हब को कनेक्ट करते हैं बाय रेडियल स्पोक्स. द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स. सेंट्रियोल्स करते क्या हैं, ये बेसल बॉडी बनाते हैं फ्लैजेला की या फिर सीलिया की, और जब हम देखते हैं ऐसे करके एनिमल सेल की डिवीज़न हो रही है तो यहाँ से निकलता है ना ऐसे करके सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर्स, तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं, स्पिंडल apparatus को डेवलप करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा गया था बाय रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले. लेटर जो मटेरियल है न्यूक्लियस का वो स्ट्रेन किया गया था बाय बेसिक डाइस, और उसको नाम दे दिया गया था क्रोमेटिन. न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था, उसको जब स्ट्रेन किया गया जो दिखा उन्हें, तो उसका नाम फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन रख दिया. द इंटरफेस न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग. अब इंटरफेस में जो होता है वो एक प्रेपरेटरी या फिर रेस्टिंग फेस कहते हैं उसे. उस टाइम पे जो है वो सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, वो प्रिपेयर हो रहा होता है फॉर द डिवीजन. उस टाइम के बीच में उसके पास एक हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन. यानी कि वो कंडेंस्ड नहीं होते न्यूक्लियर क्रोमोसोम में, वो इसी तरीके से खाली खाली पड़े रहते हैं न्यूक्लियस में. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड 1 मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोलस भी कहते हैं सिंगुलरली. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of 2 parallel membranes with the space between, is called as perinuclear space.
न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, ये रहा, और ये ऐसे करके उसके बीच की जो स्पेस है उसे कहते हैं न्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये बैरियर है बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इन द साइटोप्लाज्म। तो एक बैरियर की तरह प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वो उसमें रहेगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस में है वो न्यूक्लियस में रहेगा। द आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन्स कॉन्टीन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स। अब इस तरीके से जो आउटर लेयर होती है ना न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, उसी से जो है राइबोसोम्स निकल जाता है बाहर को। तो ये कॉन्टीन्यूअस लेयर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है सॉरी, और राइबोसोम्स भी उसके ऊपर लगे होते हैं। एट दैट नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्ट बाय माइन्यूट पोर्स। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इस तरीके के, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। जो दो मेम्ब्रेन दिखाई थी वो जब आपस में फ्यूज़ कर देती हैं, इस तरीके से चिपक जाती हैं साथ में, तो ये उस वजह से क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी पोर्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स होती हैं एक्ट करती है एक पैसेज की तरह, क्योंकि आरएनए, आपको पता है आरएनए की और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का आना और जाना लगा रहता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, तो ये उसमें हेल्प करती है। नॉर्मली दे आर ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली तो एक ही न्यूक्लियस होता है हर सेल में, बट अंडर सम कंडीशंस न्यूक्लियस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर सेल ए न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो सकता, जैसे कि अर्थरोसाइट्स जो आपके आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ एक ऐसे मैट्रिक्स है, उसके बीच में ये न्यूक्लियोलस पड़ा है, क्रोमैटिड्स ऐसे घूम रहे हैं, क्रोमैटिन्स घूम रहे हैं सॉरी। द न्यूक्लियोलिया आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टीन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये इस तरीके से पड़ा हुआ है, इसका कंटेंट भी जो है वो इधर उधर जा सकता है साइटोप्लाज्म में, ऐसे कोई एकदम कम्पैक्टली पैक्ड नहीं है। ये साइट है फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स को बनाने में आरएनए की सिंथेसाइज की साइट है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो आरएनएज हैं, चाहे आरआरएनए हो, एमआरएनए हो या टीआरएनए हो, ये अल्टीमेटली हेल्प तो प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं। तो जिन सेल्स में एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उनमें न्यूक्लियाई जो हैं, न्यूक्लियोलाई जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अब इंटरफेस में तो हमें पता है कि क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, बट आगे आगे चलते चलते सेल डिवीजन के टाइम जो क्रोमैटिड है वो कंडेंस्ड हो जाता है इनटू क्रोमोसोम। क्रोमैटिन जो होता है उसमें डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं, हिस्टोन्स जो होते हैं ऐसे करके डीएनए की पैकेजिंग में काम आते हैं। कुछ नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं और आरएनए भी उसमें प्रेजेंट होता है। एक सिंगल ह्यूमन सेल अगर देखें तो वो 2 मीटर लंबा थ्रेड ऑफ डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है। तो आप खुद सोचो कितने ज़्यादा हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर वो होगा कि 2 मीटर एक सिंगल सेल में कंडेंस्ड करके रखा हुआ है। यू विल स्टडी इन डिटेल डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। एवरी क्रोमोसोम्स विजिबली ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स essential has primary restriction or the centromere on the sides of which the disc-shaped structures called as kinetochores are present। इनमें ऐसे करके सेंटर में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट, ज़रूरी नहीं सेंटर में ही, ये ऊपर भी हो सकता है इस तरीके से टॉप पे लगा हुआ, या बिल्कुल ही ऊपर सारा क्रोमोसोम नीचे हो, ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। इसे
इसके साइड पे ये है, तो इसके साइड पे यहाँ पर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रोमियर होल्ड करता है दो क्रोमेटिड्स को, ऐसे करके होती है ना, दो क्रोमेटिड्स होती हैं क्रोमोसोम की, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ये एक क्रोमेटिड हो गई, ये दूसरी क्रोमेटिड होगी, ये दोनों बन के एक क्रोमोसोम बना रही हैं। तो जो सेंट्रोमियर है वो होल्ड करके रखता है। सेंट्रोमियर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटासेंट्रिक, यानी कि मिडल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सब मेटासेंट्रिक की क्रोमोसोम जो है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल है, सेंट्रोमियर जो है वो थोड़ा सा अवे है मिडल से, या फिर एक्रोसेंट्रिक कि वो जो सेंट्रोमियर है वो सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। इस तरीके से एक बिल्कुल ही छोटी बन गई है और एक कितनी लंबी बन गई है। या फिर टीलोसेंट्रिक की बिल्कुल ही टर्मिनल पे ही प्रेजेंट है, इस तरीके से बिल्कुल ही टर्मिनल पे ही प्रेजेंट है। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction called as constriction at a constant location that gives appearance of a small fragment called as satellite। इस तरीके से ऊपर क्रोमोसोम के हेड के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं सैटेलाइट। सेंट्रोमियर हो गई, ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की, ऐसे था थोड़ा सा अंदर को घुसा फिर ऐसे हो गया, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो गई। वो हो गई सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और ये भी जो पार्ट है वो नॉन स्टेनिंग पार्ट है कि स्टेन डालोगे तो कलर नहीं आएगा इसमें। तो ये दे रखे हैं सारे टाइप्स। ये सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है, इस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और ये बिल्कुल ही एक साइड पर गया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोबॉडीज़। Many membrane-bound minute vesicles called as microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animal cells। छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनमें कि स्मॉल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है, एक यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर दैट वेरी रिएक्शन जिनके लिए वो बने होते हैं। लाइक प्रोटीनिएज होगा तो वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। पेरोक्सिसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O और ऑक्सीजन में। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक you so much for watching. Like and subscribe to BioBloom with Shelza.